आएगा। तो उसके लिए कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, मान लीजिए हमारे पास CH3COOH है और ये जब आयनाइज हो रहा था तो ये क्या रिवर्सिबली आयनाइज हो रहा था इस तरीके से। तो ये दे रहा था कि आपका CH3COO माइनस प्लस H प्लस दे रहा था। तो इनिशियली हम मान के चल रहे थे कि ये C है और ये 0 0 है ना, जब T इक्वल टू 0 था। अब T इक्वल टू मान लीजिए T इक्विलिब्रियम मैंने देखा तो ये देखा ये C अल्फा दिया, ये भी C अल्फा, ये C माइनस C अल्फा हुआ। तो जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड के ये लिखा तो हम लोगों ने देखा कि C अल्फा इंटू C अल्फा हुआ डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई किया तो C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस क्या था, अल्फा और C था। तो ये हमने क्या किया था कि एक C को दूसरे C से कट कर दिया था। अगर नीचे वाले C को चाहे तो इससे कट कर दें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। फिर हमने बताया था आपको कि अल्फा फॉर वीक एसिड, ओके, ये कितना होता है, वीक एसिड इज वेरी वेरी लो, है ना, वेरी वेरी लो। तो वेरी वेरी लो मतलब निग्लिजिबल होता है ना, हमने बोला था निग्लिजिबल। तो अगर निग्लिजिबल होता है तो वन माइनस, अगर निग्लिजिबल लिखें वन माइनस निग्लिजिबल तो कितना आएगा, वन माइनस निग्लिजिबल मतलब 0, 1 आएगा, यस या नो, बोलिए। तो के इक्वल टू क्या था, अल्फा स्क्वायर, नो सी अल्फा स्क्वायर अपन क्या था, वन माइनस वन, वन माइनस 0। तो आप क्या लिख सकते हो, सी अल्फा स्क्वायर आएगा, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ये किसके लिए था, एक दिस इज फॉर द वीक एसिड, वीक एसिड ये सब मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो अगर हम इसी में अल्फा स्क्वायर अगर लिख रहे थे तो हमारे पास आ रहा था के ए अपॉन सी, या अल्फा इक्वल टू लिखें तो रूट ऑफ क्या लिख रहे थे, के ए अपॉन सी। दिस इज अवर द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, दिस इज अल्फा अगर लिखें इट इज द डिग्री ऑफ क्या है, डिसोसिएशन ऑफ एसिड। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि पहले ये चीजें आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि कैसे ये आयनाइज होता है, तो इसके बाद हम लोग आगे कुछ समझ सकते हैं। तो पहले ये बताइए कि इतना समझ में आया क्या आपको, ये वाला लास्ट क्लास में सैटरडे को मैंने पढ़ाया था इसको। बताइए, सार्थक, अरमान, चिराग, ईशा मांडवी, कनक, सुयस, स्वयं, तरुण्या। यस अच्छा, वेरी गुड। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा है किसके उस पर डिपेंड करता है, तो इसी को अभी पढ़ेंगे। थियोरेटिकल लेक्चर है, कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पे है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन और डिसोसिएशन। तो ये जो हम लोगों ने अभी अल्फा कैलकुलेट किया था, ये वाला, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। फैक्टर्स अगर हम अपना ये क्या है, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो हम इसको लिख सकते हैं, फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं, अफेक्टिंग, क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, ये है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन इट मीन्स हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अल्फा की कौन कौन चीजों पे फैक्टर्स अफेक्ट करता है। तो ये टोटली थियोरेटिकल है, आपको अंडरस्टैंड करना है। पहला चीज है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोलाइट मोर इज द आयनाइजेशन एंड वाइस वर्सा। अगर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है तो आयनाइजेशन कितना होगा, मोर होगा उसका। जैसे हम लोगों ने अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए देखा था, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के किसी बच्चे ने अभी बताया कि अल्फा की वैल्यू कितना होती है, 100%। इसी तरीके से क्या बोला, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उन्होंने बताया कि अल्फा की वैल्यू 100% होगी। तो यही बोला जा रहा है कि अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एसिड एंड बेस, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है दैट इज एसिड्स और बेस, एसिड्स और बेस। तो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना ज्यादा उसका आयनाइजेशन होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बोलिए। यस सर। हम्म।
तो पहला फैक्टर तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोलाइट मोर इज द आयनाइजेशन। ठीक, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आयनाइजेशन कितना होगा, वाइस वर्सा किया है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका आयनाइजेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? ओके। दूसरा पॉइंट देखिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा जो पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या बोला जा रहा है कि ग्रेटर द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट मोर इज द आयनाइजेशन। तो जब हम लोग सोल्यूशन चैप्टर उस पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं, एक चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, तो वहां पे आया था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट करके एक था। ठीक, तो वहां पे हम लोगों ने बोला था कि वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बहुत ज्यादा होता है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं एसिड और बेस को, तो ये वाटर में सारे डिजॉल्व हो जाते हैं। एसिड और बेस जो भी हैं वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। क्यों डिजॉल्व होते हैं? क्योंकि इसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसकी बात करें, ये क्या होता है, मोल। कहने का मतलब कि अगर किसी भी सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो उसमें एसिड और बेस का आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नेचर ऑफ सॉल्वेंट को फिर समझाऊं कि समझ गए? पलक, पलक चौधरी, कुणाल, खुशी, या समझ में आ गया? अच्छा, अब देखिए कंसंट्रेशन। ठीक, अगर कंसंट्रेशन की हम लोग बात करें, ठीक, तो अगर हम लोग कंसंट्रेशन ले लेते हैं तो हम ये समझते हैं कंसंट्रेशन के ऊपर ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि अगर हमारे पास कम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि लो वाटर, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ लो वाटर। ठीक है, तो ये मतलब ये बोला कि अगर अगर मान लीजिए कोई एसिड है और उसमें वाटर का जो परसेंटेज है वो कम है, तो अगर उसमें, तो अगर कम वाटर है तो आयनाइजेशन क्या होना चाहिए? आप अपने दिमाग लगा के सोचना पहले। और उसी में अगर हमारे पास क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड ही है, लेकिन अगर मोर वाटर कर दें, मोर वाटर, तो किसमें जो है, किस एसिड में, किसमें ज्यादा आयोनाइज होगा? अगर कम वाटर है तब ज्यादा आयोनाइज होगा या मोर वाटर है तब ज्यादा आयोनाइज होगा, बोलिए। मोर वाटर में, हाँ, मोर वाटर अगर है तो ज्यादा आयनाइज होगा मोर वाटर में। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, कम वाटर है, तो ये लो आयनाइज होगा, लो आयनाइज होगा। इसी पॉइंट को हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे समझिए क्या बोला जा रहा है कि लेसर द कॉन्सेंट्रेशन, जितना कम कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब ज्यादा, लेसर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, मोर वाटर। लेसर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ मोर वाटर, ग्रेटर द आयनाइजेशन। बात समझिए। भाई जितना ज्यादा पानी होगा उसमें आयन उतना तेजी से मूव करेगा। अब पानी अगर कम है, उसमें केवल एसिड एसिड है, तो वो मूव ही नहीं कर पाएगा, तो डिसोसिएट होगा ही नहीं। कॉन्सेंट्रेशन को कभी भी स्ट्रेंथ से कंपेयर मत करिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि उसमें पानी से रिलेटेड है कि किसी में पानी है किसी में नहीं है। तो अगर वाटर कम है, वाटर कम है तो मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, और वाटर ज्यादा है तो लो कॉन्सेंट्रेटेड हुआ। तो बताइए, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन वाला कि फिर समझाऊं? वेरी गुड। नेक्स्ट जो हमारे पास जो पॉइंट बन के आता है वो है आपका टेम्परेचर। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है टेम्परेचर। तो अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें, अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर का ये बोला जाता है द हायर द टेम्परेचर द मोर इज द आयनाइजेशन। अब जितना ज्यादा आप क्या करेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं
तो किसी भी एसिड, बेस या साल्ट का डिसोसिएशन बढ़ जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर दाल में नमक डाल देते हैं तो क्या होता है, वो ज्यादा तेजी से घुल जाता है, मतलब वो आयनाइज हो गया। या गर्म पानी में अगर चीनी डालें तो वो इजिली डिजॉल्व हो जाता है। अगर उसी को ठंडे पानी में डालें तो डिसोसिएट नहीं होगा। तो यही बोला जा रहा है कि अगर टेम्परेचर को ज्यादा है ना, हायर द टेम्परेचर है, तो आयनाइजेशन जो होगा वो कितना होगा। बोलिए। अगर टेम्परेचर आपका ज्यादा है तो आयनाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। वेरी गुड। अब इसी तरीके से एक और पॉइंट है, वो है आपका सॉल्वेशन। अगर ये बोला जा रहा है कि कितना तेजी से आयन, कोई भी मान लीजिए हमारे पास HCl है, अब ये जो आयन कितना, जो ये देगा H प्लस आयन देगा प्लस Cl माइनस दे आयन देगा। तो ये बोला जा रहा है कि नो ग्रेटर द सॉल्वेशन, कि कितना ज्यादा पानी में घुलेगा, ग्रेटर द सॉल्वेशन। अगर वो ज्यादा सॉल्वेशन होता है वाटर के साथ, ये जो आयन है H प्लस और Cl माइनस, जितना तेजी से वो सॉल्वेट हो जाएंगे, वाटर के साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो उतना ज्यादा आपका क्या होगा, ग्रेटर विल बी आयनाइजेशन, ग्रेटर विल बी आयोनाइजेशन। तो ये सब सिंपल टॉपिक है कि अंडरस्टैंड करने के लिए, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, कि ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एसिड है, अगर वो वाटर में उसके जब आयंस देगा, तो वो वाटर में कितना तेजी से वो क्या हो रही है, सॉल्वेट हो रही है ना, कितना तेजी से वो क्या हो रही है, सॉल्वेट हो रही है। तो जितना तेजी से वो क्या हो जाएगी, वाटर के साथ कंबाइन करके सॉल्वेट होगी, उतना तेजी से वो क्या हो जाएगा, आयनाइज भी होगा। कोई भी एसिड आप समझ सकते हैं ऐसे कि मान लीजिए हमारे पास जैसे CH3COOH है, अब ये दो आयन देगा, कौन कौन, CH3COO माइनस और प्लस ये क्या देगा, H प्लस। अब इसमें से अगर ये बोला जा रहा है कि इफ दीज आयंस आर इजली सॉल्वेटेड, दीज, अगर इसको लिखें दीज आयंस आर, हम लोग क्या लिखें, इजली सॉल्वेटेड, इजली सॉल्वेटेड। तो अगर ये इजली सॉल्वेटेड होंगे, देन तब हम लोग क्या करेंगे, देन क्या हो जाएगा, CH3COH विल बी मोर आयनाइज। तो ये डिपेंड करता है कि किसी भी एसिड के पास कौन से आयन है। अगर वो आयन सॉल्वेशन की होने की उनकी टेंडेंसी ज्यादा है, सॉल्वेशन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि वाटर में डिजॉल्व होना, तो जितना इजिली वो वाटर में डिजॉल्व होगा उतना ज्यादा वो आयनाइज होगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, बोलिए। साहिल, तरुण्या, श्रेयू, आदर्श, यान अली, पूर्वी देवगन, हर्ष सिंह, इस बात समझ में आ रही है, विराट, राज, पायल, तरुण्या, स्वयं, ये बात समझ में आ रही है कि जितना जल्दी अगर कोई भी एसिड का जो आयंस वो देगा, अगर वो तेजी से सॉल्वेट होने की क्षमता रखता है, तो वो एसिड इजिली आयनाइज होगा, तेजी से आयनाइज होगा। तो ये पॉइंट है, क्या बोला जा रहा है कि ग्रेटर द सॉल्वेशन मोर इज द आयनाइजेशन। समझ में आ गया, इरेज कर दूं, बोलो यस या नो। यस सर। अच्छा, अब हमारे पास एक दूसरा है, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे एक हेडिंग में, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, लेकिन हम इसको समझा देते हैं आप लोगों को, ठीक है, यहीं से समझ लीजिए, फिर बाद में समझना इजी हो जाएगा। अब हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग बोले कॉमन आयन इफेक्ट, तो कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब होगा कि इफ कॉमन आयन प्रेजेंट, अगर हम लोग बोले इफ कॉमन आयंस प्रेजेंट, इफ कॉमन आयन प्रेजेंट, देन आयोनाइजेशन डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। अब ये हम आपको समझाते हैं, बहुत मजा भी आता है इसको समझने में, कि मान लीजिए ये HCl है, ठीक, तो ये क्या है, स्ट्रांग है,
तो ये कितना परसेंट आयनाइज होगा बोलिए? 100%। तो ये 100% आयनाइज दिया और ये आपका Cl माइनस, तो ये 100% आपने बोला, आगे 100% Cl माइनस एक कम होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास इसी तरीके से एक NH4Cl है, कोई बता सकता है कि NH4Cl या आप कोई दूसरा एसिड ले लो, हम जिसमें आप ऐसे बोले कि जिसमें आपका Cl आए, तो मान लो हम एक लेते हैं कि आपका HCl की जगह पे हम कोई और भी ले सकते हैं। कौन सा लेते हैं, ध्यान से समझो। एक ऐसा मान लो हम कोई भी आपका क्या कहते हैं, वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। HClO, HCl ना, इसको ले लो। ठीक, अगर HClO लोगे तो ये क्या देगा आपका, ए वीक एसिड है, लेकिन अगर HClO4 लोगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान देना। तो ये रिवर्सिबल जाएगा क्योंकि ये वीक एसिड है। अब ये क्या देगा, अगर वाटर में डिजॉल्व करोगे तो ये क्या देगा, Cl माइनस, और फिर क्या देगा, OH माइनस। ठीक, तो अगर इसमें देखो, ये अब मान लो कि हमारे पास ये एक कंटेनर में रिएक्शन है। ठीक, अब ये 100% है और ये मान लो कि ये कुछ कम परसेंट है, तो ये तो मान लो कि 20% है। ठीक, तो बताओ कि अब अगर हम लोग देखें कि प्रोडक्ट साइड में Cl माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 120%। मोर है कि कम है बताइए? 100% ये और ये 120%, मोर है कि लेस है प्रोडक्ट साइड में Cl माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन? बोलिए। ये मोर है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर प्रोडक्ट साइड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो वो रिएक्शन किस साइड में जाएगा, प्रोडक्ट या फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड। तो बैकवर्ड अगर जाएगा तो ये तो इरिवर्सिबल है, इसका तो कुछ होगा नहीं। यही वाला क्या हो जाएगा, यही वाला पीछे जा सकता है, ये वाला वीक एसिड वाला। तो वीक एसिड वाला अगर Cl का क्या होगा कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, Cl माइनस और OH माइनस कंबाइन करके, तो डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, HClO का डिसोसिएशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, अगर बैकवर्ड रिएक्शन में जाए तो? घट रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं अगर कॉमन आयन है किसी भी एसिड में, तो इफ कॉमन आयन प्रेजेंट देन द आयनाइजेशन क्या हो जाएगा, घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, तो यही पॉइंट यहाँ पे आपके पास है। क्या बोला जा रहा है, अगर यहाँ पे पढ़े तो आयनाइजेशन डिक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। बात समझ में आ गई आप लोगों को? बोलिए। हम ये बोल रहे हैं, अच्छा चलो एक बार और बता देते हैं तुम्हारे लिए, कि मान लो HCl है ना, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल होगा, ये H प्लस प्लस Cl माइनस देगा। अब ये 100% देगा। अब एक और कोई भी ले लो, मान लो हमने क्या है NH4Cl लिया, तो ये तो वीक है, ठीक है वीक है, तो ये क्या देगा कि ये NH4 प्लस देगा, प्लस आपका क्या, अच्छा इसको छोड़ो, दूसरा एग्जांपल लो ज्यादा अच्छा से, H2SO4 का लो। हमारे पास क्या है, H2SO4 है। अब ये कैसे, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, क्या होगा बताओ? इरिवर्सिबल। तो आपका ये H प्लस देगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब ये कितना परसेंट है, 100%। ठीक, दूसरा हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये कैसा, रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल, एसिटिक एसिड? तो रिवर्सिबल में ये देगा, मान लो H प्लस दिया, प्लस आपका CH3COO माइनस। अब बताओ ये कितना परसेंट देगा, 100% या लेस देन 100%? ये लेस देन 100% आपने बताया, लेस देन 100%। डियर स्टूडेंट, अब बताओ इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करो, एक साथ हो रहे हैं, कॉमन आयन मतलब एक ही कंटेनर में हम करवा रहे हैं। तो आप ये बताओ कि प्रोडक्ट साइड में दोनों रिएक्शन को ऐड करके हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, ज्यादा है कि कम है?
मोर H प्लस आयन इन प्रोडक्ट साइड, है कि नहीं? यस सर। अब जब ज्यादा हो गया और एक वाला तो ये तो इरिवर्सिबल है, लेकिन H प्लस अगर देखें तो ये तो 200% हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई है और ये आपका ये है। तो अब क्या होगा, ज्यादा होने की ये वाला रिएक्शन तो नहीं जाएगा, H2SO4 वाला बैकवर्ड नहीं जाएगा। तो ज्यादा होने की H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये वाला क्या करेगा, एसिटिक एसिड का आयन जो है ये कंबाइन होकर के किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लीच एंड क्लियर प्रिंसिपल से जाएगा कि नहीं? तो अगर, तो फिर आयोनाइजेशन ऑफ क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन ऑफ सी वीक एसिड करेंगे, आयोनाइजेशन ऑफ CH3C OH, ये घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, विल डिक्रीज। ये कॉमन आयन इफेक्ट का मैं वीडियो शेयर कर दूंगा अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, हालांकि इसी चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में इसके ऊपर। तो अभी अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो अभी हमारे ख्याल से बहुत कम ही बच्चे ज्वाइन किए हैं, हमारे ख्याल से 32 स्टूडेंट हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस हम पढ़ेंगे कल। क्योंकि बच्चे जब नहीं हैं तो अभी हम पढ़ा करके ना रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस अभी पढ़ाएंगे तो काफी लोगों का नुकसान होगा। तो आप लोग रहने दो, आप लोग क्या करो, अभी हम क्वेश्चन देते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस, ये सब हम कल पढ़ते हैं। तो हम कुछ आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं, आप प्लीज उसको सॉल्व करो, है ना? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पढ़ाया जा सकता है, देखो पढ़ाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतने कम स्टूडेंट को लेकर के पढ़ाना, आपके बच्चों को क्या प्रॉब्लम है? 30 स्टूडेंट है, 100 से ज्यादा स्टूडेंट के कंपेरिजन में 30 स्टूडेंट है, तो बहुत कम स्टूडेंट हो सकता है उन लोगों ने लिंक देखा कि नहीं देखा। तो हम क्या करते हैं कि जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को हम लोग कल समझेंगे। जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है और स्ट्रेंथ ऑफ बेस है, ये कल समझेंगे। ऑलरेडी एक बार समझाया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, उसको कल समझ लेंगे। ये आज के लिए बस इतना ही करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन और डिसोसिएशन के ऊपर और अब पीएच के ऊपर अभी क्वेश्चन देते हैं, आप उसको सॉल्व करिए। किसी को कोई प्रॉब्लम बोलिए। Anyone is having any problem, you may ask. कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो फिर ठीक है, फिर चलो आप लोग रेस्ट करो। अब मैं जो क्वेश्चन देता हूँ उसको सॉल्व करके मुझे क्या करो, ये भेजो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, है ना? बाय 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 बाय।